मेरा नाम आदित्य मिश्रा है और आज हम सभी लोग भारत के संविधान का ये भाग 4 देखने जा रहे हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे संवैधानिक अनुच्छेदों के बारे में। तो भारत का जो संविधान है वर्तमान में, उसमें कुल 48 यानी 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। जबकि जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। देखिए, अंकों के आधार पर 448 अनुच्छेद हैं, लेकिन उनकी जब गिनती की जाएगी तो ये 395 पर ख़त्म होंगे, क्योंकि जो भी अनुच्छेद बाद में जोड़े गए हैं वो ऐसे जोड़े गए हैं जैसे 51 का 52 खा ऐसे करके जोड़े गए हैं। मतलब पहले के अंक में ही का खा गा घा करके जोड़ दिए गए हैं। तो जब आप उन्हें गिनेंगे तो ये 448 या उससे अधिक मिलते जाएंगे, क्योंकि बाद में भी अभी जोड़ते जाएंगे। लेकिन अंकों के आधार पर 395 के 395 ही हैं। और भारत का संविधान देखिए, यहाँ पर 29 नवंबर गलती से लिख गया है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। और इसे 26 जनवरी 1950 में पूरे देश में लागू कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। कुछ अनुच्छेद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं उनका एक एक बार आपको वर्णन पढ़ूंगा, आप सुनिएगा। इस वीडियो को अगर आप 3-4 बार सुन लेंगे तो अनुच्छेद आपको कम से कम माइंड में बस जाएंगे। 4 ऑप्शन में से आप लगा सकेंगे सही। तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 1 जो है वो संघ तथा भारत के जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों के बारे में है। अनुच्छेद नंबर 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नाम के परिवर्तन के बारे में है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों को संगत, असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियों के बारे में है। अनुच्छेद नंबर 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 के ही तहत कानून के समक्ष कोई भी प्रस्तुत हो सकता है, वो किसी भी कहीं का भी हो। अनुच्छेद नंबर 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता के बारे में है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में है, यानी अस्पृश्यता को अंत करता है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में है। देखिए, अनुच्छेद 19 के तहत ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, मतलब आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल आज़ादी के बारे में है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में है। अनुच्छेद 21A ये प्राथमिक शिक्षा का अधिकार के बारे में है। देखिए, अनुच्छेद 21A ये बाद में जोड़ा गया है, जहाँ पर भी ABCD आ रहा है ये बाद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मन चाहा काम, धर्म और उसके प्रचार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 31C में कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार का व्याख्या है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का जो है प्रावधान है। अनुच्छेद 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 के तहत ही 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा अनिवार्य है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किए जाना है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 51 का यानी 51A ये मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। ये भी बाद में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि मौलिक कर्तव्य को कब और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमा देना, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्याख्या है। अनुच्छेद 76 में भारत में एक महान न्यायवादी होगा। महान न्यायवादी देखिए अटॉर्नी जनरल होता है, जो भारत का वरिष्ठतम कानून लड़ने वाला जो होता है। मान लीजिए, आप मन में सोच लीजिए कि एक वकील के रूप में होता है। ये अनुच्छेद 76 के तहत होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए कि अभी का महान न्यायवादी कौन था और इससे पहले कौन थे, दोनों आप लोग लिखिए। चलिए अगला है, महान न्यायवादी को देखिए अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ये आप लोग सर्च करके चाहे जैसे भी लिखिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। अनुच्छेद 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए आदि तथा प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। यानी राष्ट्रपति को जानकारी देने की कर्तव्य है, ये किसकी है? प्रधानमंत्री को। मतलब जब भी कोई काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है अनुच्छेद 78 के तहत। अनुच्छेद 110 के
अनुच्छेद 110 में धन विधेयकों की परिभाषा दी गई है, यानी धन विधेयकों के बारे में अनुच्छेद 110 में बात की गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण यानी बजट, जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसका वर्णन अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 123 में संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्याप्ति करने की शक्ति है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 148 में भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए। और अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 155 में राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में वर्णन है। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में वर्णन है। अनुच्छेद 161 में क्षमा को कम करने, टालने, निलंबन करने और इन सब चीज़ों की शक्ति जो है राज्यपाल की शक्ति के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जानकारी है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में जानकारी है। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था होनी चाहिए। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 170 राज्यों में विधानसभाओं की संरचना के बारे में है। अनुच्छेद 171 राज्यों में विधान परिषदों की संरचना के बारे में है। अनुच्छेद 172 राज्यों में विधानमंडलों की अवधि के बारे में है। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में है। अनुच्छेद 174 राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान और राज्य विधायिका का विघटन इसके बारे में है। अनुच्छेद 178 विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में है। जैसे हमारे आज लोकसभा में स्पीकर कौन है, ये आप लिखिए। अनुच्छेद 194 महाधिवक्ता की शक्ति, विशेष अधिकार और प्रतिरोधक क्षमता के बारे में है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति देने के बारे में है। अनुच्छेद 202 में राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय वितरण राज्य बजट के बारे में है। अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के बारे में है। अनुच्छेद 212 में न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 213 में राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने का शक्ति है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की शर्तें हैं। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। दिल्ली क्या है, हमारा भारत का राजधानी है, इसलिए इसके संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 239 ए के तहत। अनुच्छेद 243 बी के तहत पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 243 सी के तहत पंचायतों की संरचना है। अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायतों का जिम्मेदारी, शक्तियों का अधिकार है। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के चुनाव के बारे में है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्र हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध है। अनुच्छेद 265 कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाए। अनुच्छेद 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना के बारे में है। हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि वित्त आयोग के मंत्री इस समय कौन है और वित्त आयोग के सचिव कौन है। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियों के बारे में है। अनुच्छेद 300 ए में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित ना किया जाना, यानी संपत्ति के अधिकार, ये अनुच्छेद 300 ए में है। यह संपत्ति का अधिकार कहाँ से हटाया गया था, किस संविधान के संशोधन के द्वारा हटाया गया था, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए एक लोक सेवाओं आयोग की स्थापना के बारे में है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में है। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में है और अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना इसके बारे में है।
अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के दावे पर है। अनुच्छेद 352 में आपात की घोषणा है, राष्ट्रीय आपात। आप ये बताइए कि आपातकाल क्या है, ये कब लागू किया गया है, भारत में कितनी बार आपातकाल हुआ है। अगला है अनुच्छेद 365, राज्य में संवैधानिक मिशनरी की विफलता के मामले में प्रावधान है, यानी ये भी राष्ट्रपति शासन का ही एक रूप है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में है, यानी अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है। अभी तक वित्तीय आपातकाल हालांकि लगा नहीं है, लेकिन आप लिखिए कि वित्तीय आपातकाल किस देश से लिया गया है कमेंट बॉक्स में। अगला है 365, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव है। और अनुच्छेद 368, संविधान में संशोधन करने की शक्ति की इसकी प्रक्रिया है। अनुच्छेद 370 ये जो कि हट चुका है, ये था अनुच्छेद 370 ये हट चुका है, ये जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान के बारे में था। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के बारे में है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। देखिए एक बार और रिपीट हो रहे हैं सब। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना के तहत है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि कमेंट बॉक्स में लिखिए मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति की शक्ति, जैसे क्षमा देना, सजा का निलंबन करना और कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान है। तो हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेदों के बारे में अभी भी पढ़ा है। अब देखिए कुल मिला के 12 अनुसूचियाँ थी, तो देखते हैं कि अनुसूचियाँ में क्या क्या है। तो प्रथम अनुसूची है, इसमें संघ तथा राज्यों के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, इसमें 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश रखे गए थे, जो अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश लिखा है। आप ये देखिए कि जो जम्मू कश्मीर राज्य था वो अब हट चुका है। तो जम्मू कश्मीर राज्य हट चुका है, तो अब हमारे पास हो गए हैं 28 राज्य और जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो 7 में 2 और आ गया तो कितना हो गया, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन इधर साइड जो दमन दीव और दादरा नगर हवेली था उसको मिला के 1 कर दिया गया है। तो अब 9 में से फिर से 1 कम हो गया, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश। आप याद कर लीजिए कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे देखिए, रियासतों के एकीकरण से पूर्व भारत में 4 श्रेणियों में राज्य बटे हुए थे। एक श्रेणी था जिनमें उन राज्यों को रखा गया था जो सीधे वायसराय के अधीन थे। श्रेणी बे के वो राज्य थे एक या अधिक रियासतों से मिलकर बनने वाले राज्य थे। श्रेणी सी में चीफ कमिश्नरी या आयुक्त प्रांतों को रखा गया था और श्रेणी डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। तत्कालीन समय में राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था, क्योंकि जो बी श्रेणी का राज्य था वो एक या अधिक रियासतों से मिलकर बनने वाले राज्य थे। तो राजस्थान में भी कई रियासतें थी जिनको मिलकर उस समय बनाया गया था। भाषाई क्षेत्र दृष्टि से राज्यों के गठन की मांग को ध्यान में रखते हुए 1947 में एस.के. दर आयोग का गठन किया गया। इसकी सिफारिशों की जांच हेतु दिसंबर 1984 में जे.बी.पी. समिति बनाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जे.बी.पी. समिति कब बनी, तो 1948 में। और इसमें व्यवस्था जो संघात्मक है अमेरिका से लिया गया था और संघीय कनाडा से लिया गया था, और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और 1947 में एस.के. दर आयोग की 4 सदस्यीय कमेटी बैठी और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश हुई। 1948 में जे.बी.पी. समिति यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पद्धति सीतारामैया भाषा का एक मुख्य मुद्दा हो सकता था, लेकिन इसके साथ साथ राज्य प्रशासनिक संचालन की व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाए, ये जे.बी.पी. समिति का कहना था। 1948 में आई थी जे.बी.पी. समिति, इसमें 3 लोग थे।
अगला है 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहला जो है राज्य आंध्र प्रदेश बना, उसका गठन हुआ। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य 1953 में 1 अक्टूबर को बना। कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। दिसंबर 1953 में फैजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन हुआ और अध्यक्ष इसके थे फैजल अली और 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिमकर। इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 लाया गया। इसमें राज्यों की ABCD श्रेणियों को समाप्त कर A व B श्रेणी अपनाई गई। A श्रेणियों में राज्यों को तथा B में केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया। इससे पहले क्या था? 4 श्रेणी थी ABCD, अब ABCD हट गया, यानी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश बन गए और राज्य बन गए। इससे पहले क्या था? कुछ गवर्नर के द्वारा चलने वाले थे, कुछ जो है देसी रियासतों के द्वारा चलने वाले थे। तो ये 4 हटाकर केवल 2 श्रेणी में रख दिया गया। 1 मई 1960 को बॉम्बे से 2 राज्य का पुनर्गठन महाराष्ट्र तथा गुजरात के रूप में हुआ। 18 दिसंबर 1961 को गोवा तथा दमन दीव भारत संघ में पहली अनुसूची के अंतर्गत ही जोड़े गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का पुनर्गठन कर इसमें हरियाणा और पंजाब तथा इन दोनों राज्यों के एक ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में राजधानी चंडीगढ़ का निर्माण हुआ। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का गठन हुआ। 26 अप्रैल सन 1975 सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 में भारत संघ में मिलाया गया। इससे पूर्व यह सह राज्य था। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश का गठन किया और 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और यह 25वां राज्य बन गया। अंतिम 4 राज्यों का गठन छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2014 फरवरी को। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब अनुच्छेद 370 हटा और कब जम्मू कश्मीर जो है एक नए राज्य के रूप में हटकर और नए 2 केंद्र शासित के प्रदेश के रूप में उभर कर आया। तेलंगाना को श्री BN कृष्णा आयोग की सिफारिशों के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य में से पूर्ण गठित करके बनाया गया, मतलब आंध्र प्रदेश को ही काटकर तेलंगाना बनाया गया था। तो चलिए, आपके कमेंट बॉक्स में मेरा इंतज़ार रहेगा। तो चलिए, अभी तक जितना भी हम लोगों ने संविधान से जुड़ा हुआ ये इतिहास पढ़ा है भारत का, उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर कर देते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो भारत में संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बन चुका था। याद रखिए कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जो भी समिति थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते थे। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संघीय समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का प्रथम सबसे पहले विचार किसने दिया था? तो सबसे पहले विचार स्वराज पार्टी ने दिया था 1924 में। और ये किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? तो आप बाल गंगाधर तिलक जी का नाम याद कर लीजिए। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सन 1924 में सबसे पहले स्वराज पार्टी ने यह प्रस्ताव दिया था। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान में अभी तक कितने अनुच्छेद हैं? तो लगभग संविधान में अभी तक माना जाता है 465 से अधिक अनुच्छेद हैं। 465 आप एक अंक याद कर लीजिए, और भी अपडेट होते रहता है, तो 465 से अधिक मान लीजिए। भाग कितने हैं, यानी अध्याय कितने हैं संविधान में? तो संविधान में कुल हैं 22 अध्याय और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान में अनुसूचियाँ 12 हैं। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए?
तो सहमति और समायोजन के आधार पर, सहमति यानी जितने भी सदस्य थे उन सारे सदस्यों की सहमति, और जितना इससे पहले लागू हुए थे चार्टर्ड एक्ट या जो भी एक्ट थे या 1935 का भारत सरकार अधिनियम, उन सभी के समायोजन के आधार पर संविधान सभा के सभी निर्णय लिए गए। संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। वर्गीय मताधिकार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी नियुक्त हुए थे। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो संविधान को 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत किया गया था, और संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। देखिए, संविधान के संशोधन से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आए हुए हैं ये सब। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था सन 1951 में, और इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। क्योंकि आप लोग को मालूम है इससे पहले 8 अनुसूचियाँ थीं, तो 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। और 9वीं अनुसूची में क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक बहुत अच्छा ट्रिक है, उसके द्वारा सारी अनुसूचियाँ भी आप लोग याद करने के लिए मिल जाएगा। आप लोग यूट्यूब पर डालिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। फिलहाल देखिए, संपत्ति पर कब्जा करने के संबंध में है 9वीं अनुसूची। दूसरा संविधान संशोधन सन 1952 में आया था, और इसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया था। इसमें इस संशोधन द्वारा राज्यों का A, B, C और D वर्गों में विभाजित समाप्त कर दिया गया था, और 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में भारत को विभक्त कर दिया गया था। आपने पढ़ा होगा जो 7वां संविधान संशोधन 1965 आया था, 7वां संविधान संशोधन 1956 आया था, इससे पहले 4 भाग में राज्यों को बांटा गया था। एक थे जिसमें सारे जो हमारे राजा महाराजा लोग रहते थे उनके अधीन क्षेत्र, एक थे जो पुराने गवर्नर थे उनके अधीन के क्षेत्र, ऐसे ही जो सदस्य चुन के आते थे उनके अधीन के क्षेत्र, और 4 भाग में कुल मिला के बांटे गए थे। मैंने पिछले वीडियो में इसी वीडियो में पढ़ाया है। तो उसको समाप्त करके 1956 में पूरे भारत को सिर्फ 2 भागों में बांट दिया गया। वही आज भी चल रहा है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। आज के समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 10वां संविधान संशोधन आया था 1961 में, और इसमें दादरा नगर हवेली को भारत संघ में शामिल करके उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। दादरा नगर हवेली को सन 1961 में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 12वां संविधान संशोधन आया था 1962 में, और इसमें गोवा, दमन दीव और भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। देखिए, गोवा यही था जो सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा कब्जा किया गया। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में पुर्तगाली गए थे। गोवा पे ये लोग 1962 तक थे लगभग, और 1962 में 12वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में गोवा और दमन दीव को अपने भारत में मिला लिया गया। और आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि गोवा पर किसने आक्रमण किया था, किसको हराया था, कब हराया था, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। फिर है 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन भी 1962 में ही आया था, और संविधान का एक नया अनुच्छेद इसमें 371A जोड़ा गया था, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। 1 दिसंबर सन 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई थी, इसीलिए 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस भी मनाया जाता है। 14वां संविधान संशोधन सन 1963 को आया था। इसमें पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था, और इन संघ राज्यों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की गई थी। सन 1963 में आया था 14वां संविधान संशोधन, याद कर लीजिए।
अच्छा, एक आप लोग के लिए ये भी प्रश्न बन जाता है कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी। प्रश्न यही है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। चलिए अगला है 21वां संविधान संशोधन 1967। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग आप लोग भाषा वगैरह का ज्ञान भी रखते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को भी जोड़ा गया था। फिर आता है 22वां संविधान संशोधन और 1968। 22वां संविधान संशोधन 1968, इसमें संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और विधान परिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी। 24वां संविधान संशोधन सन 1971 में आया था। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया था। 27वां संविधान संशोधन सन 1971 को आया था। इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत प्रदेश परिषद की स्थापना की गई। यही जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, 5 ये और 2 संघीय क्षेत्र। फिर आया 31वां संविधान संशोधन सन 1974। इसमें लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या 547 निश्चित कर दी गई। इनमें से 545 निर्वाचित होते थे और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। फिर आया 36वां संविधान संशोधन सन 1975। इसमें सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। फिर आया 37वां संविधान संशोधन सन 1975। इसमें अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें लघु संविधान की संज्ञा दी गई। सबसे इम्पॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। इसी में बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई। इसको मैं अलग से कवर करूँगा। फिर भी आप लोग 42वें संविधान संशोधन 1976 को याद कर लीजिए कि इसे लघु संविधान की संज्ञा इसीलिए दी गई, इसमें काफ़ी अनुच्छेदें जोड़ी गई और काफ़ी संशोधन किया गया। फिर आता है 44वां संविधान संशोधन सन 1978। इसमें संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। याद करिए, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था लगभग इसी वीडियो में, तो उसमें क्या था, मैंने पूछा था संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया था। तो सन 1978 को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और इसे कहाँ जोड़ा गया था ये मैंने वीडियो में बताया है। आप लोग रिवाइज़ करिए और फिर आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि संपत्ति के अधिकार को कहाँ पर जोड़ा गया है। अब जोड़ा गया है तो यानी कोई नया अनुच्छेद नहीं बना होगा, किसी अनुच्छेद के साथ जोड़ा गया होगा। चलिए आगे आता है 52वां संविधान संशोधन सन 1985। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब ये 10वीं अनुसूची किससे है, दल बदल संबंधी कानून पर रोक लगाने की चेष्टा जो है, इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने से की गई है। याद कर लीजिए 10वां संविधान संशोधन 10वां अनुसूची दल बदल, द से दल और द से 10, और ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची। तो आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दल बदल संबंधी कानून पर रोक लगाने की चेष्टा किस संविधान के संशोधन के द्वारा की गई, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा की गई और यह 10वीं अनुसूची में है। फिर आता है 55वां संविधान संशोधन 1986। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अभी तक क्या था, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो थे वो राज्य के दर्जा प्रदान नहीं हुए थे। अब क्या है, अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। फिर आता है 56वां संविधान संशोधन सन 1987। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन दीव को एक नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। 61वां संविधान संशोधन सन 1989। मताधिकार के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन सन 1989। इसमें 21 वर्ष से आयु 18 वर्ष कर दी गई। फिर है 65वां संविधान संशोधन सन 1990। इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संविधान संशोधन सन 1991। दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया, जिसे NRC, आप लोग दिल्ली NRC जानते होंगे, ठीक है, NCR, दिल्ली NCR। और
इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया। 70वां संविधान संशोधन सन 1992 दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्यों क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। फिर आता है 71वां संविधान संशोधन 1992, वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके लिए जो लोग भाषा वाले प्रश्न उत्तर भी लगाते हैं, यानी हिंदी, इंग्लिश या भी जो भी ऐसी भाषाएं वाले प्रश्न उत्तर आते हैं कई एग्जाम में, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 71वां संविधान संशोधन सन 1992। इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और यह 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। फिर आता है 73वां संविधान संशोधन सन 1992। संविधान का एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई और 11 अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यानी 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। 74वां संविधान संशोधन सन 1993 में आया। इसमें संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। फिर है 91वां संविधान संशोधन सन 2003। इसमें दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया। होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक पार्टी है, वह चुनाव जीतती है और बड़ी संख्या में अगर कहीं पर विधानसभा या लोकसभा में बैठती है और अचानक से उस पार्टी के सदस्य किसी और पार्टी से अपना गठबंधन कर लेते हैं, तो वहाँ पर सरकार गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। होता भी है, हालांकि कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें राजनीतिक चीज़ों से जुड़ी हैं और राजनीतिक फ़ायदों के लिए नेता लोग तो ऐसा करते ही रहते हैं। फिर भी याद रखिए कि 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में आया था, उसमें दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया था। फिर आता है 92वां संविधान संशोधन सन 2003। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं को जोड़ा गया। देखिए, भाषा जितने भी होंगे वो 8वीं अनुसूची में ही जोड़े जाएंगे और वो 4 भाषाएं थी, मैथिली, डोगरी, बोगो तथा संथाली। फिर है 93वां संविधान संशोधन सन 2005। इसमें SC, ST व OBC बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया। और है 97वां संविधान संशोधन सन 2011। इसमें संविधान के भाग 9 में भाग 9 जोड़ा गया और हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया। संविधान संशोधन है जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं बाद में कवर करूंगा, बहुत से इसमें छोड़ के किया गया है। चलिए अब देखते हैं जो संबंधित अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेदों के लिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 यह कहता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले मौजूदा राज्यों की क्षेत्र सीमाओं व नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 73 में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सरकारी संगठन के कार्य क्षेत्र का कार्य है। अनुच्छेद 74 से 75 में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था तथा उसके कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन बताया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 153 से 162 में राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार। अनुच्छेद 163 से 164 राज्य के मंत्रिपरिषद तथा सह मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 168 से 195 राज्य विधायिका। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 239 दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 239 का याद करिए, यह संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 239 का। अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था, नगरपालिका का गठन और इसके अन्य उपबंध हैं। अनुच्छेद 248 में
अविशिष्ट विधि संबंधी शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां हैं। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधियां हैं। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग के गठन की सिफारिशें। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन। अनुच्छेद 320 संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 324 भारत में निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। आंग्ल भारतीय क्या होते हैं? वे लोग जिनके बाप दादा कभी ना कभी ब्रिटिश के हों, ब्रिटिश की नागरिकता हासिल की हों और वह अब भारत में अगर रह रहे हैं तो वो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। यही अनुच्छेद 331 में वर्णन है। अनुच्छेद 343 से 351 में पूरा भाषा है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सी अनुसूची के तहत भाषा आता है। तो अनुच्छेद 343 से 351 में संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के भाषा के संबंध में सारी जानकारी है। अनुच्छेद 352 से 360 आपातकालीन उपबंध में है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की शक्तियां संसद को प्रदान है और इसकी सारी प्रक्रिया हैं। अनुच्छेद 368 वेरी इंपॉर्टेंट है। और अंत में अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला था, जो अब हट चुका है। प्रश्न है, संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो ये नवंबर 1946 में हुआ था। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सम्राज्ञी बनाया गया? तो 1858 में बनाया गया। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य और प्रस्ताव किसने पेश किया था? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। गवर्नर जनरल तथा भारत का किसका प्रतिनिधित्व होता था? यानी गवर्नर जनरल भारत में जो प्रतिनिधित्व करता था, ये कहाँ के होते थे? ये ब्रिटिश साम्राज्य के होते थे। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष याद करिए, JB कृपलानी नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कई जगह पर JB कृपलानी लिखा है, कई जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर ऑप्शन में आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं आता है तो आप JB कृपलानी को टिक मार्क करिएगा। लेकिन संविधान सभा के जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना जब लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी में थे हमारे गवर्नर, उन्हीं के उस पर हुआ था। फिर देखिए, राष्ट्रगान को गाने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये 52 सेकेंड लगता है। चलिए, एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रगान को किस पत्रिका से कब लिया गया था और इसके लेखक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग अगर नहीं आए तो बताइएगा, मैं आंसर दूंगा। ठीक है। संविधान सभा में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। अब कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि तिरंगा का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया था? तिरंगा को किसने तैयार किया था? एक हिंट दे देता हूँ मैं, नहीं हिंट नहीं दूंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान की वैधता को ही चुनौती दे दी थी? ये बहुत ही चर्चित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल ने। तो आप चर्चित से चर्चिल याद कर लीजिए कि भारतीय संविधान की वैधता को चुनौती किसने दी थी? तो विंस्टन चर्चिल ने। संविधान सभा ने अंबेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का गठन किया था? तो प्रारूप समिति का गठन 24 अगस्त सन 1947 को हुआ था डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। भारत की संघीय व्यवस्थापिका के किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। संसद भवन का उद्घाटन सन 1927 में हुआ था। संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। भारतीय संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा के द्वारा होता है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में हुआ था। संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा, उच्च सदन होता है राज्यसभा। संसद का स्थायी सदन होता है राज्यसभा। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, बस राज्यसभा को हर
2 साल पे उनके 1/6 भाग जो हैं मंत्री, उनका जो है समझ लीजिए परिवर्तन होता है, बदलते हैं। बताइए लोकसभा और राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत गठन होता है? अनुच्छेद, अब बताइए संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में जनता के द्वारा लोग चुन के बैठते हैं। फिर भारतीय संसद का तीसरा अंग है राष्ट्रपति। अस्थायी संसद कब तक भारत में रही? 17 अप्रैल 1952 तक। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के दोनों सदनों का स्थावसान कौन करता है? यानी संसद के दोनों सदनों का स्थावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति। मतलब दोनों सदनों को कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। चलिए एक क्वेश्चन आप बताइए कि दोनों संसदों की अध्यक्षता कौन करता है? जब एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों का जो प्रारूप बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। चलिए, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल। ये शून्यकाल जो है ये भारत की देन है, बाकी सब कहीं ना कहीं से लिया गया है। संसद की कार्यवाही में सबसे पहला विषय होता है प्रश्नकाल। संसदों के वेतन का निर्माण संसद करता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच समय 6 माह का अंतर रहता है। भारतीय संसद की संप्रभुता न्याय समीक्षा से संबंधित है, प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक द्वारा होती है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। प्रश्न फिर से मैं कह रहा हूँ कि दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? तो 4 बार। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का होना आवश्यक है? 2 बार। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए आ गया प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष। याद कर लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे राष्ट्रपति बुलाता है तो राष्ट्रपति ही करता है, ऐसा नहीं है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार। भारत की संचित निधि धन निगम पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का होता है। अगला प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। किसी भी तरह से याद कर लीजिए, कोई ट्रिक बना लीजिए, चाहे आप सोचिए। समवर्ती सूची, सम आपको कैसा लग रहा है? ऑसम जैसा लग रहा है ना? सम को अगर आप बोल रहे हैं तो ऑसम, ऑसम, तो ऑ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो विधि के समक्ष समता इंग्लैंड से ली गई है। जाहिर सी बात है, इंग्लैंड वाले ही ब्रिटिश के लोग यहाँ पर आकर पूरा कानून वगैरह बनाए थे, तो विधि के समक्ष समता के अधिकार कहाँ से ली जाएगी? इंग्लैंड से ही ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य 51 का में जोड़ा गया है, याद कर लीजिए, मौलिक कर्तव्य 51 का में जोड़ा गया है। बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आप लोग बता लेंगे। तो देखिए कैसे आप याद करेंगे मौलिक कर्तव्य, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य इतना बड़ा विषय है कि इसको अलग से जोड़ा गया सिर्फ एक 51 का में, और इसको एक ही 51 का में पूरा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य सबसे बड़े क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा है उस देश से लिया जाएगा। और कौन है सबसे बड़ा? तो रूस है। तो मौलिक कर्तव्य को किससे लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अब आप सोचिए कि महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से ही क्यों ली गई? ट्रिक बनाइए कि जो महाभियोग होता है मतलब किसी पर भी महाभियोग लगाना, एक प्रकार से जांच बैठालना। तो आप सोचिए पूरे विश्व में जब कोई कांड होता है तो सबसे पहले अमेरिका ही जांच के लिए तैयार होता है। जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया तो अमेरिका ही सबसे पहले आके मारा, और हर जगह अपनी समझ लीजिए आर्मी भेजता है, यूएन की स्थायी सदस्यता है उसके पास। तो मतलब कि महाभियोग किसी देश पर अगर लगाना होगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका ही लगाएगा। तो भारत में जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो कानून द्वारा स्थापित शब्दावली है ये जापान से ली गई है। देखिए जापान के लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, तो जो डिक्शनरी है वो जापान के लोग ही बनाएंगे शब्दावली, तो जापान से ली गई है। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया है?
तो कलेक्टर का पद तो इंग्लैंड से ही लेंगे ना, क्योंकि इंग्लैंड के ही लोग तो पहले हमारे यहाँ गवर्नर, कलेक्टर ये सब बनते थे। तो इंग्लैंड से कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से लिया गया है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। कनाडा कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर है। जब नक्शे में आप देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर है कनाडा। तो देखिए, जो संघीय व्यवस्था है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने नहीं दिया, तो कनाडा से ले लिया गया। अब आप इसके लिए अपना ट्रिक बना लीजिए कुछ भी। न्यायिक पुनर्विलोचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो ऑब्वियसली जब किसी भी देश में कहीं पर लड़ाई होता है, जैसे कोई देश में लड़ाई हो रहा है, तो उसके बीच में समझौता करने कौन आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। याद करिए, जब भी कोई ऐसे बवाल होता है तो सब लोग कहाँ जाते हैं? यूएन के पास आते हैं, नहीं तो अमेरिका के पास जाते हैं। तो न्यायिक पुनर्विलोचन की प्रक्रिया जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जब आपातकाल आता है तो सब कुछ जम जाता है, यानी कि जो भी आपके पास पैसा रुपया है सब समझ लीजिए जम गया है, आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपातकाल में इंसान समझ लीजिए अपने घर में फ्रिज जैसे जम जाता है। मान के चलिए फ्रिज का दरवाज़ा नहीं खोला जाता है ना बार बार, क्योंकि उसका गैस निकल जाता है। तो आपातकाल के समय क्या होता है कि सब लोग के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, वो काफ़ी अधिकारों को छीन लिया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, ये सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं और सब लोग घर ही में जम जाते हैं। कहीं पर भी किसी को जमा होने नहीं दिया जाता है। तो आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं वो जर्मनी से लिया गया है। जम से जर्मनी हो गया। चलिए अगला है, किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो संविधान सभा का गठन जो किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पे किया गया था। भारत में संविधान के मूल अधिकार को किस देश से लिया गया है? तो मूल अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक साथ लिखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ही है जो सारे लोग के लिए न्याय करता है। तो सबका मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 368 के तहत संशोधन करते हैं ना हम लोग, अनुच्छेद 368 के तहत। तो इसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। कैसे? क्योंकि देखिए, संशोधन करने में तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका फ्री का संशोधन करवा देता है। दक्षिण अफ्रीका फ्री में संशोधन करा देता है, फ्री का। आप मान के चलिए कोई आपने सामान खरीदा, उसमें कुछ खराबी हो गया तो आप 1-2 बार जाएंगे वहाँ संशोधन कराने। तो जब तक आपके पास संशोधन कराने फ्री का ऑप्शन रहेगा तब तक आप बार बार जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने मोबाइल ख़रीदा और 1 साल की गारंटी है। अब 1 साल में आप मोबाइल जितना भी ख़राब होगा तो आप बार बार फ्री में संशोधन करवाने जाएंगे ना। तो वैसे ही संशोधन की प्रक्रिया फ्री का हो रहा था, इसलिए दक्षिण अफ्रीका से फ्री का ले लिया गया। ये ट्रिक है, कोई ऐसा नहीं है कि यही चीज़ आपको लिखना है। चलिए, कानून के समक्ष समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो कानून से जब भी कोई बात आती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया जाता है। अब संविधान सभा को कितने मूर्त रूप में प्रदान किया गया है? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप में प्रदान किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष है राष्ट्रपति। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन का तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत। भारत में कौन कौन राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं? तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, फारुखुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, और अभी अपने जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम बताइए, रामनाथ कोविंद जी। ये लोग उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं। भारत में पहले दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर KR नारायण। भारत में किन 2 राष्ट्रपति के मृत्यु के कार्यकाल के दौरान हुई? तो फारूक अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। सबसे छोटा कार्यकाल रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का। राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक आयु के कौन व्यक्ति आसीन हुए? तो नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र में हुए थे और R वेंकटरमन ये सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति रहे हैं। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है? तो 3 बार, सन 1962,
सन 1971 और सन 1975, जब भारत चीन का युद्ध था, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध था, और एक और बार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस देश में राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में केवल 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति पद्धति की समस्त कार्यपालिका किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 साल बाद होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार संविधान का अतिक्रमण करने पर है। राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, मैंने बताया था ना। तो राष्ट्रपति के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। आप लोग बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ के थे? क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भीमराव से आप राव जान लीजिए कहाँ के होते हैं। चलिए अगला, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई है जिनकी, वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है उपराष्ट्रपति की, यानी भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की। यानी जितने भी वरिष्ठ पद होते हैं लगभग उनमें सभी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करता है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति की तुलना में किस देश के सम्राट से की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से, क्योंकि ब्रिटेन से ही सारा संविधान वगैरह जो है बना था आगे। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जो हैं वो सदस्य के रूप में नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति की पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदन मिलकर करते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपने मतों का प्रयोग कब करता है? जब दोनों मत बराबर हो जाएं। जब राज्यसभा में दोनों मत बराबर हो जाते हैं तब उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करते हैं। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कमेंट बॉक्स में करिए कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन कब मनाया जाता है और इनके जन्मदिन पर कौन सा विशेष त्यौहार टाइप का मनाया जाता है जो स्कूलों में बहुत मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत के पहले गैर कांग्रेसी सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी नंदा जी ने काम किया है। और प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं। सबसे कम उम्र में और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद किसने संभाला है? तो राजीव गांधी सबसे कम उम्र में और मोरारजी देसाई जी सबसे अधिक उम्र में रहे हैं। आप मोरारजी देसाई के लिए ये भी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि गैर कांग्रेसी के सरकार में कौन रहे हैं जो है प्रधानमंत्री? तो मोरारजी देसाई। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दिलाने वाला पहला व्यक्ति कौन होता है? मोरारजी देसाई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।